टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कक्षा में वेलकम है। सभी बच्चों से गुजारिश कि चैनल को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और क्लास को पूरी देखा करें। ठीक है, अपने जो कल अपने सीरीज स्टार्ट की थी, अपने जो मॉक टेस्ट हैं जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आपको करवा रहे हैं रीजनिंग और मैथ्स को छोड़ के। ठीक है, कल अपने 15 क्वेश्चन हो गए थे, आज का 16 क्वेश्चन रहेगा जो कि हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहेगा? सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अपने क्या विचार करना है? हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हरियाणा का जीएसडीपी किससे अधिक है? बिहार के जीएसडीपी से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। और हरियाणा का जीएसडीपी उत्तराखंड के जीएसडीपी से भी क्या रहेगा? अधिक रहेगा। मतलब दोनों ही हमारे आंसर क्या रहेंगे? सही रहेंगे। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए और बी दोनों। और आपको आज की मैं करंट अफेयर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं करंट अफेयर आज की? हरियाणा की जो क्या है जीएसटी है, हरियाणा की जो जीएसटी संग्रह है ना, वो अभी उसकी रिपोर्ट आई है, वो कितने परसेंट बढ़ा है हाल ही में? हरियाणा की जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो हाल ही में कितने परसेंट बढ़ा है? 20% बढ़ा है। और हरियाणा शामिल हो गया है, किसमें शामिल हो गया है? 5 जो टॉप राज्य है ना, टॉप स्टेट्स हैं, उनमें क्या हो गया? अभी शामिल हो गए। 5 जो टॉप स्टेट्स हैं उनमें हरियाणा क्या हो गया? आपका शामिल हो गए। कितने परसेंट हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई है? 20%। और आपको पता है जीएसटी होती क्या? अभी जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी हमारे देश में लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, मतलब जीएसटी पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, वैट अलग लगता था और टैक्स अलग लगते थे, लेकिन अब वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था जीएसटी हमारा? 1 जुलाई 2017 को। कितने स्लैब है इसमें? जीएसटी में कितने स्लैब हैं? 4 स्लैब है जीएसटी में। कितने स्लैब है? भी 4 स्लैब बने हुए हैं। ठीक है, एक तो कौन सा है? 0% वाला, जिसमें बिल्कुल आवश्यक चीजें हैं, वो है। एक है 5% वाला, ठीक है, और एक है इसमें 12% वाला, और एक है इसमें 28% वाला। मतलब कितने स्लैब है जीएसटी में हमारे? 0% वाला, 5% वाला, 12% वाला और 28% वाला। ठीक है, और अपनी जीएसटी पे ज्यादा रहेगी किससे? उत्तराखंड से भी ज्यादा रहेगी। और किससे ज्यादा रहेगी? बिहार से भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नृत्य शैली लूर। लूर का अर्थ क्या होता है? एक्चुअली में लूर एक नृत्य होता है और इस लूर का मतलब होता है बालिका। इस लूर का क्या मतलब होता है? बालिका होता है। लूर नृत्य किया जाता है किस अवसर पर किया जाता है? भी होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, करती कौन है ये नृत्य? महिलाएं करती हैं। और आप ये बताओ किस नृत्य में प्रश्नोत्तरी होती है? प्रश्न पूछ उत्तरी होती किसमें होती है? लूर में ही होती है। प्रश्नोत्तरी किस नृत्य में होती है? लूर में ही होती है। प्रश्नोत्तरी है वो किस नृत्य में होती है? लूर में ही होती है। और लूर का मतलब क्या होता है? महिला या फिर क्या होती है? बालिका होती है। ठीक है, और लूर नृत्य किया जाता है किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। प्रश्नोत्तरी किस नृत्य में होती है? लूर में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्या? इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पे रहेगा? इब्राहिम लोधी का मकबरा रहेगा, ये कहां पे रहेगा? पानीपत में। आपको पता है पहला युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था पहला युद्ध? पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। उस युद्ध में बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी मारा गया था। तो वहीं पर इसका मकबरा बनाया गया है। कहां पे? कौन से युद्ध की बात कर रहा हूं? पानीपत के युद्ध की बात कर रहा हूं। तो इब्राहिम लोधी का मकबरा रहेगा कहां पे रहेगा? पानीपत में। और एक इब्राहिम सूरी आ जाता है, इब्राहिम सूरी का मकबरा रहेगा कहां पे? नारनौल में। नारनौल कहां पे रहेगा? ये महेंद्रगढ़ में। नारनौल कहां पे रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको, महेंद्रगढ़ एकमात्र अपना जिला है पूरे हरियाणा में जहां पर जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पे रहेगा? नारनौल में रहेगा। एकमात्र जिला जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पे रहेगा? नारनौल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? चरखे दादरी का निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? किससे सीमा साझा नहीं होती है? बताओ, इसकी सीमा साझा नहीं होगी, किससे साझा नहीं होगी? हिसार से। और हमें सभी को पता है भी चरखी दादरी अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था? भिवानी से।
चरखी दादरी अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था? भिवानी से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? ये अलग हुआ था कब? दिसंबर 2016 में अलग हुआ था। ठीक है, और पूरे भारत में चरखी दादरी जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है भी? हिलना पत्थर के लिए। पूरे भारत में चरखी दादरी जाना जाता है, किसके लिए? हिलना पत्थर के लिए जाना जाता है। ठीक है, और फोगाट सिस्टर का संबंध भी रहेगा, कहां से रहेगा? चरखी दादरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्या? माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा किस जिले में है? माधोगढ़ का प्राचीन किला ये रहेगा, माधोगढ़ से क्या बन जाएगा भी आपका? महेंद्रगढ़। माधोगढ़ से क्या बन जाएगा आपका? महेंद्रगढ़ बन जाएगा। माधोगढ़ का प्राचीन किला रहेगा, कहां पे रहेगा आपका? महेंद्रगढ़ में रहेगा। नेक्स्ट है भी, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? देखिए भी कितनी नहरें हैं इसमें? 528 नहीं रहेंगी, 452 नहीं रहेंगी, 521 भी नहीं रहेंगी, 472 भी नहीं रहेंगी। आप कहोगे सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर रहेगा कितनी नहरें अभी भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत? 522 नहरें हैं। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कितनी नहरें हैं? 522। कितनी नहरें रहेंगी भी? 522 नहरें रहेंगी। अगला क्वेश्चन है क्या? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT की स्थापना हरियाणा के सोनीपत में की गई थी। IIIT, अच्छा क्वेश्चन रह गया क्या? 22वां क्वेश्चन देखो भी, ये क्वेश्चन क्या अपना? IIT हरियाणा में कहां पर है? जैसे अभी आपको मैंने बता दिया था, IIIT हरियाणा में रहेगा, कहां पे रहेगा? सोनीपत में रहेगा। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी भी कौन सी रहेगी? सोनीपत ही रहेगी। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी भी कौन सी रहेगी? सोनीपत में। वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे बन रहे हैं, कहां पर बन रहे हैं? सोनीपत में बन रहे हैं। कहां पर बन रहे हैं? सोनीपत में। एटलस साइकिल नगरी कहलाएगी, साइकिल नगरी कहते हैं, किसको कहते हैं? सोनीपत को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कौन सा? 23वां क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? भगवत दयाल शर्मा। संबंध था इनका कहां से? बेरी से। बेरी कहां पे रहेगा? झज्जर में। बेरी जाना जाता है एक मशहूर मंदिर के लिए, वो मशहूर मंदिर कौन सा रहेगा? वो मशहूर मंदिर रहेगा कौन सा भी? भीमेश्वरी देवी मंदिर। कौन सा मंदिर रहेगा? भीमेश्वरी देवी मंदिर रहेगा, कहां पे? बेरी झज्जर में। और भीमा देवी मंदिर रहेगा कहां पे रहेगा? पंचकुला में। भीमा देवी मंदिर कहां पे रहेगा? पंचकुला में। और भीमेश्वरी देवी मंदिर रहेगा कहां पे? बेरी झज्जर में। और बेरी झज्जर को कहते हैं, क्या कहते हैं? धनाढ़ियों का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से संबंध है। इनका संबंध रहेगा कहां से? भैंसवाल गांव, सोनीपत से। योगेश्वर दत्त का संबंध कहां से रहेगा? भैंसवाल गांव, सोनीपत से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में लगभग कितने? हरियाणा राज्य में लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? हरियाणा राज्य में लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड है? ये रहेंगे भी कितने? 130 से लेकर 140 के बीच में। हरियाणा राज्य में लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड रहेंगे? 130 से 140 के बीच में रहेंगे। आगे भी कुछ साइंस के क्वेश्चन आपके। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या पैदा करते हैं? भी रोग पैदा करते हैं। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या पैदा करते हैं? रोग पैदा करते हैं। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या पैदा करते हैं? भी रोग। अगला क्वेश्चन है, क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है? दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन कहलाता है। देखो क्या होता है, यही होता है ना, सपोज करो ये मिरर है, ठीक है, ये ऊपर से क्या आ रहा है? यहां पे प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और आगे इसको मतलब सेम एंगल में इसको अगर परिवर्तित, इसको ऊपर अलग कर देता है तो क्या कहेगा? इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का क्या कहेंगे? इसको परावर्तन। क्या कहेंगे? इसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहलाएगा भी? प्रकाश का ये परावर्तन। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्या मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम दूरी होती है भी कितनी? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है भी? 25 सेंटीमीटर। मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और नजदीक के लिए, निकट दृष्टि रोगों के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? निकट दृष्टि के लिए हम यूज करते हैं कौन सा? अवतल लेंस, ठीक है, अवतल
लेंस। और दूर दृष्टि के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? दूर के लिए यूज करते हैं कौन सा? उत्तल लेंस। और आंखों की सामान्य कितनी होती है? स्पष्टतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये वो क्वेश्चन है जो पीछे सारा क्वेश्चन प्री वाला है। ये आपका सीईटी प्री का पेपर है सारा का सारा ये। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्न में से कौन सी संघनन प्रक्रिया है? संघनन प्रक्रिया कौन सी रहेगी? इसमें से ये रहेगी भी जल वाष्प का द्रव अवस्था में क्या होना? भी परिवर्तन होना। जल वाष्प का द्रव अवस्था में क्या होना? परिवर्तन होना। जैसे कई बार आप क्या करते हैं, कोई सब्जी वगैरह बन रही होती है, ठीक है, उसमें से क्या निकलती है? वाष्प निकलती है, लेकिन आप ऊपर को प्लेट वगैरह रख देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? ये चीज प्रोसेस होती है। जल वाष्प है, उसका द्रव अवस्था में क्या हो जाता है? भी परिवर्तन। उसी को क्या बोलते हैं? ये संघनन। क्या प्रक्रिया होती है? संघनन की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ काला रंग देता है? कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है? वो क्या देता है? भी स्टार्च देता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? भी सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया कहलाती है। मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खेतों में हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं। जुताई से मिट्टी क्या हो जाती है? भी उसमें पलट जाती है, ढीलापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या? गाढ़े रंग की वस्तुएं गाढ़े रंग की बजाय तुलना में ऊष्मा अवशोषित करते हैं। आपको पता है गर्मी में जो कपड़े हैं ना, गाढ़े रंग के कपड़े कम पहनते हैं, ठीक है। क्यों? गाढ़े रंग के कपड़े हैं वो ज्यादा ऊष्मा को क्या करते हैं? अपनी तरफ अवशोषित करते हैं। इसलिए गाढ़े रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु तुलना में क्या करती है? ऊष्मा क्या करेंगे? अधिक करेंगे। तो इसलिए हमें गर्मी में कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? गाढ़े रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के कपड़े पहनने से क्या करते हैं? मना करते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या? फिर रह गया क्वेश्चन क्या? जो टाइफाइड होता है वो किससे होता है? कई याद रखना होता है, टीबी याद रखना होता है। टी से टाइफाइड या टीबी भी होता है। टीबी किससे होता है? जीवाणु से होता है। और टाइफाइड भी किससे हो जाएगा? आपका जीवाणु से ही हो जाएगा। टाइफाइड भी किससे होगा? आपका जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है क्या? दूध का पाश्चीकरण क्या होता है? दूध का पाश्चीकरण क्या होता है? आप देखते हैं भी जो पैकेट वाला दूध आता है, वीटा वाला दूध आता है, अमूल वाला दूध आता है, वो लंबे टाइम तक चल जाता है। जो उस दूध के बजाय जो हम घरों में यूज करते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है? उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। फिर उसको बहुत जल्दी उसको क्या कर देते हैं? ठंडा कर देते हैं। मतलब 70 डिग्री तापमान पर उसको गर्म कर दिया और फिर उसको 30 40 सेकंड 50 सेकंड में उसको क्या कर दिया? एकदम से ठंडा कर दिया। अगर ऐसा करेंगे उसके सारे जीवाणु वगैरह क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे और वो दूध चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। उसी को क्या बोलते हैं? भी आपका पाश्चुरीकरण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? भी दूध का पाश्चुरीकरण। मतलब एक टाइम पे उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर क्या करना? गर्म करना और उसको बिल्कुल जल्दी उसको क्या कर देना? ठंडा कर देना। वही क्या कहलाएगा? आपका दूध का क्या कहलाएगा? पाश्चुरीकरण कहलाएगा। इसमें ऑप्शन देख लो क्या रहेगा? ये देखिए भी दूध को लगभग 70 डिग्री तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना और फिर उसे अचानक ठंडा कर देना। ठंडा करके उसका क्या करना? भंडार करना। वही क्या कहलाएगा? आपका पाश्चुरीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही आपका पाश्चुरीकरण। अगला क्वेश्चन है क्या? ये देखो भी मैच करने आपने। ये मैच कैसे होंगे? लार ग्रंथि का संबंध होगा किससे? अमाइलेज से। लार ग्रंथि का संबंध किससे होगा? अमाइलेज से। यकृत का संबंध होगा किससे? पित्रस से। यकृत का संबंध किससे होगा? पित्रस से होगा। अग्नाशय का संबंध होगा किससे? इंसुलिन से होगा। और उदर का संबंध होगा किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। उदर किसको बोलते हैं? पेट को, ठीक है। लार ग्रंथि का संबंध होगा किससे? अमाइलेज से। उदर का संबंध होगा किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और यकृत का संबंध होगा किससे? पित्रस से। और अग्नाशय का संबंध होगा किससे? इंसुलिन से। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बता दो भी मेरे को। मधुमेह। मधुमेह किसको बोलते हैं? शुगर को। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। और मधुमेह बोलते कितने हैं? किसे हैं? शुगर को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भी क्या? सांप क्या करता है? हर बच्चे को पता है सांप के क्या नहीं होते? पैर नहीं होते। वो क्या करता है? भी रेंगता है। किसके बल पे रेंगता है? पेट के बल पर क्या करता है? भी रेंगता है। इसलिए कहते हैं सांप को क्या नहीं करना चाहिए? मारना नहीं चाहिए। बेचारा पहले अपने क्या हो दुखी होता है क्योंकि पेट के बल पर चलता है भी वो, ठीक है। तो सांप क्या करता है? भी वो
रेंगता है। मछली क्या करती है भी? तैरती है। सांप रेंगता है, मछली क्या करती है? तैरती है। पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। और गाय क्या करती है? चलती है। ठीक है, हर बच्चे को पता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या? आगे सांस संबंधी पूछा गया भी। आपको पता है मनुष्य किससे सांस लेता है? फेफड़ों से। मनुष्य है किससे सांस लेता है भी? ये फेफड़ों से सांस लेता है। और केंचुआ है वो किससे सांस लेता है? त्वचा से। मनुष्य सांस लेता है किससे? फेफड़ों से। और केंचुआ सांस लेता है किससे? त्वचा से। मछली सांस लेती है किससे? गिल से। ठीक है, और कीट सांस लेते हैं किससे? श्वास नली से। मनुष्य किससे सांस लेता है? फेफड़ों से। और केंचुआ किससे लेता है? त्वचा से। और मछली लेते हैं किससे? गिल से। और कीट लेते हैं किससे? श्वास नली से। ठीक है, ये सांस लेने की क्या होती है? हर चीज में अलग अलग क्या होती है? हर जीव में अलग अलग प्रोसेस होती है सांस लेने की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या? बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किया जाता है। बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो आपके अनाज स्टोर बने होते हैं, गोडाउन बने होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं भी? सेलुलोज, या फिर क्या बोलते हैं? धनोग्रो बोलते हैं। मतलब जो बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण करते हैं, गोदाम बने होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक पता होना चाहिए आपको। एंटीबायोटिक किस लेते हैं? मतलब कोई भी बीमारी हो जाती है, सपोज करो बुखार हो जाती है या फिर कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो डॉक्टर में क्या देता है? एंटीबायोटिक देता है। ठीक है, तो इसमें से एंटीबायोटिक कौन सी रहेगी? अरिथ्रोमाइसिन रहेगी। एंटीबायोटिक रहेगी कौन सी? अरिथ्रोमाइसिन। कौन सी एंटीबायोटिक रहेगी इसमें? अरिथ्रोमाइसिन रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्या? एनोडीकरण निम्न में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? एनोडीकरण निम्न में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने में होती है? ये एल्यूमिनियम की। किसकी होती है भी? ये एल्यूमिनियम की होती है। अगला भी हिंदी के क्वेश्चन है भाग्य। किस चीज क्वेश्चन आपके हिंदी के। सहायता बंद करना का क्या होगा भी? सहायता बंद करने का आंच ना आने देना तो नहीं होगा। ठीक है, मैदान छोड़कर भागना भी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर भी? हाथ खींचना। ठीक है, मैं सपोज करो आपकी मदद कर रहा था, हाथ बढ़ा मदद कर रहा था, लेकिन मैंने सहायता देनी बंद कर दी तो अपनी तरफ मैं अपने हाथ क्या कर लूंगा? उसको खींच लूंगा। सहायता बंद करने का मतलब क्या होगा? क्या करना भी? हाथ खींचना। आनाकानी करना, हाथ खींचना, बिल्कुल सही कह रहे हो। दिनकर, आपको पता है दिनकर किसका प्राइवेची? जो दिन करता है। दिन कौन करता है? सूरज करता है। तो दिनकर किसका प्राइवेची होगा? सूरज का होगा। दिनकर है वो किसका प्राइवेची होगा? सूरज का। ठीक है, दिनकर है वो किसका प्राइवेची होगा? सूरज का। जो दिन करता है वही क्या होगा? सूरज कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है, अपना आंसर रहेगा कौन सा? फर्स्ट। उसने कहा, थोड़ा सा क्या करते हैं? रुकते हैं। उसने कहा, जो इसको क्या बोलते हैं? कोमा। कोमा को क्या बोलते हैं? अल्प विराम। क्या बोलते हैं इसको? अल्प विराम। और इसको क्या बोलते हैं? अर्धविराम। इसको क्या बोलते हैं? अर्धविराम। और इसको क्या बोलते हैं ना? सेमीकोलन इंग्लिश में नहीं पूछ रहा हूं, हिंदी में पूछ रहा हूं। क्या बोलते हैं इसको? उपविराम। इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम। इसको क्या बोलते हैं? अर्धविराम। और इसको क्या बोलते हैं? उपविराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उपविराम। तो अपना आंसर रहेगा कौन सा इसका? उसने कहा, थोड़ा सा रुक रहा हूं, मैं आज रात नहीं आऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये वाला क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 44, का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह रहेगा। क्या रहेगा? कायर पुरुष। का पुरुष किसको कहेंगे? कायर पुरुष को कहेंगे। का पुरुष किसको कहेंगे भी? कायर पुरुष को। अब फलित, यही है ना 45वां क्वेश्चन। इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? पांडित्य। इसमें तो नहीं लग रहा, एक नहीं लग रहा। अभिषेक क्या लिख रखा है? अभिषेकत, इसमें भी नहीं लग रहा। फलित में लग रहा है। तात प्लस कालिक हो रहा है लास्ट में, तात्कालिक होता है। तो अपना आंसर रहेगा कौन सा? फलित। फल प्लस में इत, कौन सा प्रत्यय लग रहा है इसमें? इत प्रत्यय लग रहा है। माया का तद्भव रूप क्या होगा? माया शब्द है, किसका शब्द है? संस्कृत का। हमने क्या पूछ रखा है? अरे इसमें कौन सा शब्द? क्योंकि आपको पता है, एक होते हैं तत्सम शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं? तद्भव। ठीक है, तत्सम शब्द वो होते हैं जो किसमें प्रयोग किए जाते हैं? संस्कृत में। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से चेंज होकर किसमें आ जाते हैं? हिंदी में। तो मया का क्या बनेगा हिंदी में? मैं।
मैं का हिंदी में क्या बनेगा, तद्भव क्या होगा इसका, मैं होगा। आगे है भी क्वेश्चन नंबर 47, कुशासन के योग से बनने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? कुश प्लस में आसन का क्या बन जाएगा, कुशासन। कुश प्लस आसन का क्या बन जाएगा, कुश आसन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ कौन सा रहेगा? वर्तनी क्या होती है, स्पेलिंग। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, कौन सा नहीं है भी? दुर्गंध भी सही है, सृष्टि भी सही है, अक्षुद्र भी सही है, लेकिन क्या सही नहीं है? स्तुति। स्तुति कैसे लिखते हैं? स्तुति लिखते हैं ऐसे, स्तुति ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा रखी है, इसमें आएगी कौन सी मात्रा भी? छोटे की मात्रा आएगी। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या, प्रागैतिहासिक काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बताएं भी। प्रागैतिहासिक काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश बताएं, मतलब इनमें से कौन सा सही रहेगा? आपको पता है प्रागैतिहासिक काल वो काल था जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य, और आदिऐतिहासिक क्या होता है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिले तो सही उसको पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल क्या होता है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले भी सही और उनको पढ़ा भी गया। तो इसमें क्या होता है, ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? ज्ञात इतिहास से पूर्व से क्या रहेगा, संबंधित रहेगा। अगला कौन सा रहेगा, इसमें क्वेश्चन आपका हिंदी का चल रहा है, निम्नोक्त में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? ठीक है, छेक अनुप्रास भी होता है और श्रुत अनुप्रास भी होता है, और क्या होता है, अंत अनुप्रास भी होता है। तो कौन सा नहीं होता इसमें? समासोक्ति अनुप्रास, इसमें ये भेद है, नहीं रहता। किसका? अनुप्रास अलंकार का। कौन से अलंकार का? अनुप्रास अलंकार होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिट्रेशन, मतलब जो सेम साउंड वाले वर्ड होते हैं इकट्ठे आते हैं, वो कौन सा अलंकार होता है? उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अगला अभी क्वेश्चन पूछ रखा है, एक नेशनल जीके का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी है, क्या नाम है उस खिलाड़ी का? बेन स्टोक्स। प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम है बेन स्टोक्स। किस देश से संबंधित रहेंगे? ये रहेंगे किस देश से संबंधित? इंग्लैंड से। और आपको पता है क्रिकेट की शुरुआत हुई थी विश्व में, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से। क्रिकेट की शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। पीछे रहा तो नहीं क्वेश्चन? बेन स्टोक्स का संबंध रहेगा कहां से? इंग्लैंड से। एक क्वेश्चन रहेगा, कोई देख लेते हैं। क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा रहेगा? आपको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा रहेगा? एशिया। कौन सा रहेगा? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा रहेगा? अरे सबसे छोटा रहेगा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा रहेगा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा रहेगा कौन सा? एशिया। ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग में सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? एशिया रहेगा। जनसंख्या के अकॉर्डिंग में सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? एशिया। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर सबसे बड़ा रहेगा कौन सा? अफ्रीका। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा रहेगा? अफ्रीका रहेगा। पहला कौन सा, किसका नंबर आएगा? एशिया का। पहला नंबर आएगा किसका? आएगा एशिया का। आगे हैं, अपने मैच करना है, कुछ तथ्य दे रखे हैं, कुछ आंदोलन दे रखे हैं, आंदोलन को मैच करना है। आपको पता है रोलेट एक्ट, हर बच्चे को पता है रोलेट एक्ट कब हुआ? आया था अभी 1919 में। कब आया था? 1919 में आया था। जो असहयोग आंदोलन आया था कब चला था भी? ये 1920 से 22 तक चला था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था कब? 1930 तक। और मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी कब? 1948 में। रोलेट एक्ट आया था कब? 1919 में। मिल मजदूरों की हड़ताल चली थी कब? 1918 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब? 1930 में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से लेकर कब तक चला था? 22 तक चला था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNSC में कितनी कार्यरत इकाइयां हैं? 9 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? 6। कितनी इकाइयां भी इसमें? 6 इकाइयां रहेंगी। कितनी इकाइयां रहेंगी इसमें? 6। अगला क्वेश्चन है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है नेक्स्ट आपका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा की बात, और यहां पर भारत सरकार ने वर्ष में कितने दिन रोजगार की गारंटी दी है? मनरेगा के तहत कितने दिन रोजगार गारंटी है भी? 100 दिन। और सबसे ज्यादा मजदूरी मिलती है कौन से राज्य मिलती है? मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। कितनी मजदूरी मिलती है हरियाणा में?
हरियाणा में मजदूरी मिलती है कितनी? 374। कब लागू हुआ था मनरेगा? एक्ट तो है ये 2005, और लागू कब हुआ था मनरेगा भी आपकी? 2006 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 2006 में। कितने जिलों में लागू हुई थी उस टाइम? 2006 में कितने जिलों में लागू हुई थी? 100 जिलों में लागू हुई थी। कितने जिलों में लागू हुई थी? 100। और हरियाणा के 2 जिले थे। हरियाणा के 2 जिले कौन से थे? एक तो सिरसा था और दूसरा जिला कौन सा था? एक तो सिरसा था और दूसरा जिला कौन सा था? महेंद्रगढ़। और पूरे भारत में कब लागू हुई है मनरेगा? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्ट तो है 2005, लागू कब हुआ था? 2006 में। कितने जिलों में लागू हुआ था? 100 जिलों में लागू हुआ था। हरियाणा के कौन से जिले थे उसमें? 2 जिले थे। कौन से 2 जिले थे? एक तो सिरसा और एक महेंद्रगढ़। ठीक है। और पूरे भारत में कब लागू हुआ था? 2008 में, अप्रैल 2008 में। अप्रैल 2008 में पूरे भारत में लागू हुआ था। पहले इसका नाम हुआ करता था नरेगा। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? नरेगा। और इसका आगे महात्मा गांधी कब जोड़ा गया? महात्मा गांधी जोड़ा गया इसके नाम के आगे कब? 2009 में। गांधी जयंती में 2 अक्टूबर 2009 को इसके नाम के आगे क्या जोड़ा गया? महात्मा गांधी जोड़ा गया। तो इसका नाम क्या बन गया? मनरेगा। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है? 2005। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या? किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहते हैं? भारत का चंदन राज्य जहां पर सोना सबसे ज्यादा होता है, बताओ वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है। जहां पर सोना सबसे ज्यादा होता है वो राज्य कौन सा रहेगा? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी रहेगी? बेंगलुरु। और भारत की वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं? कर्नाटक की राजधानी रहेगी कौन सी? बेंगलुरु रहेगी। और भारत की वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वैज्ञानिक नगरी, सिलिकॉन सिटी, सारे के सारे नाम है किसके नाम है? बेंगलुरु के। किसके नाम है? सारे के सारे बेंगलुरु के नाम है। किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की है? वो देश कौन सा है? ब्राजील। वो देश कौन सा रहेगा जिसने भारत से G20 की जो अध्यक्षता प्राप्त की थी? वो देश कौन सा रहेगा? ब्राजील। ठीक है। अब इसका एक बात बताओ आप, अब G20 का नया नाम क्या हो गया? G20 का नया नाम क्या हो गया है? अब इसका नया नाम क्या हो गया? G21। क्योंकि भारत की अध्यक्षता में जो अफ्रीकन कंट्रीज का जो ग्रुप था उसने जो इसमें क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। इसलिए एक ग्रुप अलग शामिल हो गया था, इसलिए इसका नया नाम क्या हो गया था? G21। और आपसे क्वेश्चन है, G20 स्मारक हरियाणा में, आपका क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में G20 स्मारक किस जिले में है? क्वेश्चन रहेगा आपका, होमवर्क का क्वेश्चन है, आपने कमेंट में बता सकते हो G20 स्मारक हरियाणा के किस जिले में रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्या? असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने निम्न में से किस थाने में आग लगा दी थी? असहयोग आंदोलन तब बंद हुआ था जब किसानों ने किस थाने में आग लगा दी थी? वो क्या, कौन सी घटना थी? चोरा चोरी घटना के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया था? वापिस ले लिया था। किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ था? किस वर्ष हुआ था कांग्रेस और उसमें? 1916 में हुआ था। कब हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता? कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में? 1916 में। कितने क्वेश्चन हो गए? ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, बाकी कल करवा देंगे आपको। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी भी? 1959 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसको क्या बोलते हैं? NSD की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959 में। किस वर्ष हुई थी? 1959 में। एक घटना और हुई थी, बताओ कौन सी घटना थी? बहुत महत्वपूर्ण घटना थी भारत में। 1959 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बताओ कौन सी थी वो? 1959 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। वो घटना कौन सी रही थी बताओ? हाँ जी, पंचायती राज लागू हुआ था। वेरी गुड। कहां पे लागू हुआ था? नागौर राजस्थान में। ठीक है। नागौर राजस्थान में क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है। आज के इतने ही करवा रहे हैं, आपको 60 क्वेश्चन करवा दिए भाई। सभी बच्चे चैनल को सपोर्ट करें, क्लास को पूरी देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।